गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के वीडियो 9 लेकर के मिल रहे हैं। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के वीडियो 9 लेकर के मिल रहे हैं। और जैसा कि हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे, संचकों के समूह संचकों के बारे में, संचक के बारे में हम पिछला वीडियो में आपको बताए थे। संचक 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संचक, गोलीय संचक, बेलनाकार संचक। उसके बाद समांतर प्लेट संचक के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया था। साथ ही साथ जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा किए थे। हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में भी बताए थे। आज हम इस क्लास में संचकों के समूहन के बारे में बात करेंगे। संचकों के समूह कैसे बनाया जाता है, संचकों का ग्रुप कैसे हम बनाएंगे, संचकों का समूहन कैसे किया जाएगा। हम लोग आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि संचकों का समूहन कैसे करेंगे। तो बहादुर, संचकों के समूहन 2 प्रकार से किया जाता है। ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर जो है 2 तरीके से किया जाता है। संचकों के समूहन को हम 2 प्रकार से करेंगे। एक संचकों का श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा संचकों का समांतर क्रम समूहन। हम संचकों के समूहन 2 तरीके से बात करेंगे। संचकों के समूहन 2 तरीके से किया जाता है। एक संचकों का श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा संचकों के समांतर क्रम समूहन। यानी हम लोग अभी सबसे पहले संचकों के श्रेणी क्रम समूहन के बारे में बात करेंगे। संचकों का श्रेणी क्रम समूहन, संचकों का श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। संचकों के श्रेणी क्रम समूहन के बारे में बात करेंगे हम लोग। संचकों के श्रेणी क्रम समूहन क्या चीज है? तो संचकों के श्रेणी क्रम आप लोग बहादुर इससे पहले प्रतिरोधों के समूहन आप मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके होंगे। प्रतिरोधों के समूहन आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके होंगे। प्रतिरोधों का समूहन 2 प्रकार से किया जाता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। ठीक उसी तरह संचकों के समूहन भी 2 प्रकार से होता है, संचकों का श्रेणी क्रम समूहन और संचकों के समांतर क्रम समूहन। संचकों का श्रेणी क्रम समूहन क्या है, संचकों के श्रेणी क्रम समूहन किसको कहेंगे, संचकों के श्रेणी क्रम समूहन कैसे होता है, हम उस पर बात करते हैं। बहादुर, संचक में 2 प्लेट होते हैं, एक संग्राहक प्लेट और एक संघनक प्लेट। संचक में 2 प्लेट होते हैं, एक संग्राहक प्लेट और एक संघनक प्लेट। तो संग्राहक प्लेट जिस पर आवेश दिया जाए, संघनक प्लेट जिस पर आवेश उत्पन्न हो। जिस पर आवेश उत्पन्न होता है उसे संघनक प्लेट कहते हैं और जिस पर आवेश दिया जाता है उसे संग्राहक प्लेट कहते हैं, जैसा कि हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो संचकों के समूहन में संचक में 2 होते हैं, संचक में 2 प्लेट होते हैं। एक होता है संग्राहक प्लेट और एक होता है संघनक प्लेट। जिस पर धन आवेश होता है वो संग्राहक है सबसे आसान भाषा में, और जिस पर ऋण आवेश होता है वो संघनक है। जिस प्लेट पर धन आवेश है वो संग्राहक है और जिस प्लेट पर ऋण आवेश है वो संघनक है। तो परिभाषा कहता है कि जब पहले संचक के संघनक प्लेट को दूसरे संचक के संग्राहक प्लेट से, दूसरे संचक के संघनक प्लेट को तीसरे संचक के संग्राहक प्लेट से, तीसरे संचक के संघनक प्लेट को चौथे संचक के संग्राहक प्लेट से, इसी प्रकार अन्य सभी संचकों को जोड़ा जाए। यानी पहले संचक के संघनक प्लेट को दूसरे संचक के संग्राहक प्लेट से, दूसरे संचक के संघनक प्लेट को तीसरे संचक के संग्राहक प्लेट से, तीसरे संचक के संघनक प्लेट को चौथे संचक के संग्राहक प्लेट से, इसी प्रकार अन्य सभी संचकों को जोड़ा जाए तो हम इसे संचकों के श्रेणी क्रम समूहन के नाम से जानते हैं। यानी संचकों के श्रेणी क्रम समूहन क्या है, तो बहादुर समझने की कोशिश करें। हमारे पास संचक में 2 प्लेट होते हैं, एक पर धन आवेश होता है और एक पर ऋण आवेश होता है। जिस पर धन आवेश होता है वो संग्राहक प्लेट है और जिस पर ऋण आवेश होता है वो संघनक प्लेट है। तो ये संघनक हो गया, ये संग्राहक हो गया।
तो पहले संचयक के संग्राहक संघनक प्लेट को दूसरे संचयक के संग्राहक प्लेट से, पहले संचयक के संग्राहक प्लेट को संघनक प्लेट को दूसरे संचयक के संग्राहक प्लेट से, दूसरे के संघनक प्लेट को तीसरे के संग्राहक प्लेट से, तथा अन्य सभी संचयकों को इसी प्रकार जोड़ा जाए तो हम इसे संचयकों के श्रेणी क्रम समूहन के नाम से जानते हैं। इसे हम संचयकों के श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे। यही हमारा संचयकों का श्रेणी क्रम समूहन है। यह हमारा पहला संचयक है जिसका संगणक प्लेट दूसरे के संग्राहक से, दूसरा का संगणक तीसरे के संग्राहक से, तीसरे का संगणक चौथे के संग्राहक से, इसी प्रकार अन्य सभी संचयकों को जोड़ा जाता है। तीनों संचयकों की धारिता अलग अलग है। एक का C1 है, दूसरे का C2 है और तीसरे का C3 है। तीन संचयक है, तीनों संचयकों की धारिता अलग अलग है, C1, C2 और C3। पहले संचयक पर हम Q आवेश दिए, प्रेरण विधि से, उपादान विधि से तीनों संचयकों पर Q आवेश चला जाएगा। तो आप जानते होंगे V बराबर Q बाई C होता है। तो C तो समय अलग अलग है और Q समय बराबर है। C जो है तीनों में अलग अलग है लेकिन Q बराबर है, तो वोल्टेज भी तीनों में अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है और इसका वोल्टेज V3 है। पहले संचयक का वोल्टेज V1 है, दूसरे संचयक का वोल्टेज V2 है, तीसरे संचयक का वोल्टेज V3 है। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। तीन संचयक हमारे पास उपलब्ध है। तीनों की धारिता C1, C2 और C3 है। तीनों पर आवेश Q है और तीनों का वोल्टेज V1, V2 और V3 है। चूंकि तीनों की धारिता अलग अलग है, आवेश बराबर है, इसलिए वोल्टेज अलग अलग हो गया। यह हमारा संचयकों के श्रेणी क्रम समूहन है। तो संचयकों के श्रेणी क्रम समूहन में एक ऑब्जेक्टिव ये भी निकला कि संचयकों के श्रेणी क्रम समूहन में कौन सी राशि सभी संचयकों पर समान होती है। संचयकों के श्रेणी क्रम समूहन में कौन सी राशि सभी संचयकों पर समान होती है, तो वह राशि है आवेश। एक ऑब्जेक्टिव आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि संचयकों के श्रेणी क्रम समूहन में कौन सी राशि सभी संचयकों पर समान होती है, तो आवेश। आवेश जो है सभी संचयकों पर समान होती है। श्रेणी क्रम समूहन में आवेश जो है सभी संचयकों पर समान होती है। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि चित्र में तीन संचयक है, तीनों की धारिता C1, C2, C3 है। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तीनों पहले संचयक पर Q आवेश दिया गया है। प्रेरण विधि से तीनों संचयकों पर Q आवेश उत्पन्न हो गया, समान आवेश बट गया। आवेश के प्रवाह से तीनों पर वोल्टेज उत्पन्न हुआ। पहले संचयक पर V1, दूसरे पर V2 और तीसरे पर V3। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, माना समूहन का कुल विभव, माना समूहन का टोटल विभव बराबर V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों पर वोल्टेज हमने कुल विभव मान लिया V है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V के जगह पर हो जाएगा Q बाई C। कुल विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। V1 बराबर हो जाएगा पहले का आवेश बटा पहले की धारिता। V2 हो जाएगा दूसरे पर आवेश बटा दूसरे की धारिता। V3 हो जाएगा तीसरे का आवेश बटा तीसरे की धारिता। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। थ्योरी में तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रख लेंगे चलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल जब इसको बनाना होगा तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं याद रख सकते। न्यूमेरिकल में कैसे याद रखना है ये भी समझना है कि कुल विभव बराबर प्रत्येक संचयक के विभव का जोड़। ऐसे याद रखिए, श्रेणी क्रम समूहन में कुल विभव बराबर प्रत्येक संचयक के विभव का जोड़। कुल विभव बराबर प्रत्येक संचयक के विभव का जोड़। कुल विभव बराबर प्रत्येक संचयक के विभव का जोड़। कुल विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। कुल विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। पहले संचयक पर विभव बराबर पहले संचयक का आवेश बटा पहले संचयक की धारिता, यानी कुल आवेश बटा पहले संचयक की धारिता। दूसरे संचयक का विभव बराबर कुल आवेश बटा दूसरे संचयक की धारिता। तीसरे संचयक का विभव बराबर तीसरे संचयक कुल आवेश बटा तीसरे संचयक की धारिता। ऐसे आपको याद रखना होगा। कुल विभव बराबर प्रत्येक संचयक के विभव का जोड़। कुल विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता।
पहले संचक के विभव बराबर कुल आवेश बटा पहले संचक की धारिता, दूसरे संचक का विभव बराबर कुल आवेश बटा दूसरे संचक की धारिता, तीसरे संचक के विभव बराबर कुल आवेश बटा तीसरे संचक की धारिता। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। अब हम दोनों में Q कॉमन ले रहे हैं, दोनों में हम Q कॉमन ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। समीकरण 1, संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। समतुल्य धारिता का समीकरण है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अभी तक जो बताए उसमें 2 ऑब्जेक्टिव बता दिए। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में सभी संचकों पर कौन सी राशि समान होती है, तो वह राशि है आवेश। संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में आवेश जो है सभी संचकों पर समान होती है। आवेश जो है सभी संचकों पर समान रूप में बढ़ जाता है। इसके बाद श्रेणी क्रम समूहन होता क्या है, तो संचक में 2 प्लेट होते हैं, संग्राहक प्लेट और संघनक प्लेट। पहले संचक के संघनक प्लेट को दूसरे के संग्राहक से, दूसरे के संघनक को तीसरे के संग्राहक से, इसी प्रकार अन्य सभी संचकों को जोड़ा जाए तो हम इसे संचकों के श्रेणी क्रम समूहन के नाम से जानेंगे। इसे हम संचकों के श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे। संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में आप देख सकते हैं, हमने एक आवेश दिया Q पहले संचक पर, तो प्रेरण विधि से ये आवेश सभी संचकों पर समान रूप में बट गया। तीनों की धारिता है C1, C2 और C3, इसीलिए पहले पर विभव V1 हो गया, दूसरे पर V2 और तीसरे पर V3। कुल विभव V बराबर प्रत्येक संचक के विभव का जोड़, कुल विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। ये जरूर याद रखिएगा, कुल विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। पहले संचक के विभव बराबर कुल आवेश बटा पहले संचक की धारिता, दूसरे संचक का विभव बराबर कुल आवेश बटा दूसरे संचक की धारिता, तीसरे संचक के विभव बराबर कुल आवेश बटा तीसरे संचक की धारिता। इस तरह से हम फाइनल सॉल्व किए तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। यहाँ पर हम आपको एक ऑब्जेक्टिव ये भी बता दें कि संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान घट जाता है। बटा में है ना, जैसे मान लीजिए 1/C इक्वल टू 1/C1 का मान 4, C2 का मान 4 और C3 का मान 4। सॉल्व करेंगे तो C बराबर 4/3 हो जाएगा, यानी 1.33। अब देख सकते हैं अलग अलग था तो 4 था, लेकिन जब जोड़ दिए तो C का मान 1.33 आ गया। यानी संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान घट जाता है, कम हो जाता है। एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान कम हो जाता है। संचकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान कम हो जाता है। इस प्रकार अभी तक हम आपको बताए संचकों के श्रेणी क्रम समूहन के बारे में। अब हम संचकों के समांतर क्रम समूहन के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा संचकों के समांतर क्रम समूहन के बारे में। अभी हम संचकों के समांतर क्रम समूहन के बारे में बात करने जा रहे हैं। संचकों के समांतर क्रम समूहन क्या है? इससे पहले हम संचकों के श्रेणी क्रम समूहन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम संचकों के समांतर क्रम समूहन के बारे में बात करेंगे। संचकों का समांतर क्रम समूहन क्या होता है? तो बहादुर, संचकों के समांतर क्रम समूहन का आसान तरीका समझिए। जैसे श्रेणी क्रम समूहन में आपने क्या देखा था कि पहले के संगणक को दूसरे के संग्राहक से, दूसरे के संगणक को तीसरे के संग्राहक से जोड़ रहे थे। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे समांतर क्रम समूहन में कि सभी संचकों के संग्राहक प्लेट को एक जगह और संघनक प्लेट को एक जगह जोड़ेंगे। यानी वह संचकों का समूहन जिसमें सभी संचकों के संग्राहक प्लेट को किसी एक जगह और संघनक प्लेट को किसी दूसरे जगह जोड़ा जाए तो हम इसे संचकों के समांतर क्रम समूहन के नाम से जानेंगे। यानी संचकों के समांतर क्रम समूहन में सभी संचकों के संग्राहक प्लेट को किसी एक जगह जोड़ेंगे और संघनक प्लेट को किसी दूसरे जगह जोड़ेंगे।
इसे हम संचकों के समांतर क्रम समूहन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा, संचकों का समांतर क्रम समूहन क्या होता है। संचकों के समांतर क्रम समूहन क्या होता है? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स। तो समझने की कोशिश करिएगा, पहले संचक के संग्राहक ये ध्यान दीजिए, प्रत्येक संचक के संग्राहक प्लेट को एक जगह जोड़ेंगे, यानी सभी प्लस वाला को एक जगह हमने यहाँ जोड़ दिया बिंदु M पर, और सबके माइनस को यानी सबके संघनक प्लेट को हमने एक जगह जोड़ दिया N पर। 3 संचक है, तीनों के संग्राहक प्लेट को एक जगह और तीनों के संघनक प्लेट को एक जगह हमने जोड़ दिया। 3 संचक हमारे पास उपलब्ध है और तीनों के संग्राहक प्लेट को किसी एक जगह और संघनक प्लेट को किसी एक जगह जोड़ दिए, तो इसी को हम संचकों के समांतर क्रम समूहन के नाम से जानेंगे। ये संचकों के हमारा समांतर क्रम समूहन है, यही हमारा संचकों का समांतर क्रम समूहन है। ये जो आप देख रहे हो, ये संचकों के समांतर क्रम समूहन है। तीनों संचकों की धारिता है C1, C2 और C3। यहां पर हमने टोटल आवेश Q दिया, तो ये Q आवेश 3 हिस्सा में बट गया। टोटल आवेश Q दिया तो ये Q आवेश 3 हिस्सा में बट गया, Q1, Q2 और Q3। चूंकि सभी संचक 2 ही बिंदु M और N के बीच में है, जैसे हम आपसे पूछे कि C1 कहां जोड़ा गया है, तो M और N के बीच जोड़ा गया है। C2 कहां जोड़ा गया है, तो M और N के बीच जोड़ा गया है। C3 कहां जोड़ा गया है, तो M और N के बीच जोड़ा गया है। तो चूंकि सभी संचक 2 ही बिंदुओं के बीच जोड़े गए हैं, इसीलिए कुल विभव का मान प्रत्येक संचक के विभव के मान के बराबर होगा। कुल विभव का मान प्रत्येक संचक के विभव के मान के बराबर होगा। यहां पर एक ऑब्जेक्टिव निकल के आ गया कि संचकों के समांतर क्रम समूहन में कुल विभव का मान प्रत्येक संचक के विभव के मान के बराबर क्यों होता है? इसलिए क्योंकि सभी संचक 2 ही बिंदुओं के बीच जोड़े गए हैं। अब 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर तो एक ही होगा, तो जो भी हमारा होगा वो एक ही विभवांतर होगा। तो 2 बिंदु M और N के बीच विभवांतर भी है, तो चूंकि सभी संचक 2 ही बिंदु के बीच है, इसलिए सभी के संचक का विभवांतर भी हुआ। प्रश्न आ गया कि संचकों के समांतर क्रम समूहन में कौन सी राशि सभी संचकों पर समान होती है? संचकों के समांतर क्रम समूहन में कौन सी राशि सभी संचकों पर समान होती है? तो वह है विभव। संचकों के समांतर क्रम समूहन में विभव राशि सभी संचकों पर समान होती है। संचकों के समांतर क्रम समूहन में विभव राशि सभी संचकों पर समान होती है। और श्रेणी क्रम समूहन में आवेश सभी संचकों पर समान होती है। यानी श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में विभव समान होता है। बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव बहादुर, बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव। श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान होती है? आवेश। समांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है? विभव। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में विभव समान होता है। बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। तो हम देख सकते हैं श्रेणी क्रम में क्या था, तो पहले के संगणक को दूसरे के संग्राहक से, दूसरे के संगणक को तीसरे के संग्राहक से जोड़ रहे थे। लेकिन समांतर क्रम में क्या है, तो सभी संग्राहक को एक जगह और सभी संगणक को एक जगह जोड़ रहे हैं हम। सबके प्लस को एक जगह, सबके माइनस को एक जगह जोड़ दिए, तो ये हमारा संचकों के समांतर क्रम समूहन हो गया। यही हमारा संचकों के समांतर क्रम समूहन है। और संचकों के समांतर क्रम समूहन में कुल आवेश बराबर Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया। Q आवेश जो दिए हैं वो 3 आवेश हिस्सों में बट गया, Q1, Q2 और Q3। तो Q बराबर कुल आवेश बराबर प्रत्येक संचक के आवेश के जोड़। कुल आवेश बराबर प्रत्येक संचक के आवेश के जोड़। कुल आवेश बराबर प्रत्येक संचक के आवेश के जोड़। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस
Q3। तो Q कुल आवेश बराबर कुल धारिता इंटू कुल विभव, कुल आवेश बराबर कुल धारिता इंटू कुल विभव। पहले संचक आवेश बराबर पहले संचक की धारिता इंटू पहले संचक का विभव, दूसरे संचक की धारिता इंटू दूसरे संचक का विभव, और तीसरे संचक की धारिता इंटू तीसरे संचक का विभव। कुल आवेश बराबर प्रत्येक संचक के आवेश का जोड़, कुल आवेश बराबर प्रत्येक संचक के आवेश का जोड़। कुल आवेश बराबर कुल धारिता इंटू कुल विभव। पहले संचक का आवेश बराबर पहले संचक की धारिता इंटू पहले संचक का विभव, दूसरे संचक की धारिता इंटू दूसरे संचक का विभव, तीसरे संचक की धारिता इंटू तीसरे संचक का विभव। ऐसे आपको याद रखिएगा, तभी न्यूमेरिकल बन पाएगा। डायरेक्ट सूत्र याद रखिएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 या Q बराबर C इंटू V, C1 इंटू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V। याद नहीं, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ऐसे आप न्यूमेरिकल बना ही नहीं सकते। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका, कुल आवेश बराबर प्रत्येक संचक के आवेश का जोड़, कुल आवेश बराबर प्रत्येक संचक की धारिता इंटू प्रत्येक संचक का विभव, प्रत्येक संचक की धारिता इंटू कुल विभव। Q1 बराबर पहले संचक की धारिता इंटू कुल विभव, दूसरे संचक की धारिता इंटू दूसरे कुल विभव, तीसरे संचक की धारिता इंटू कुल विभव। C इंटू V बराबर, V कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से भी कटेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1, संचकों के समांतर क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। ये आपको याद रखना होगा कि समीकरण 1 क्या है, तो संचकों के समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का समीकरण है। फिर से एक बार, श्रेणी क्रम समूहन में आपने क्या देखा था कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। श्रेणी क्रम में आपने देखा था कि समतुल्य धारिता का मान घट जा रहा था। श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान घट जा रहा था, जबकि समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान बढ़ जाएगा। श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान घट जाता है, लेकिन समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में विभव। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में विभव। बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखिएगा। यह भी याद रखना है, कुल आवेश बराबर प्रत्येक संचक के आवेश का जोड़। कुल आवेश बराबर प्रत्येक संचक के आवेश का जोड़। कुल आवेश बराबर कुल धारिता इंटू कुल विभव। कुल आवेश बराबर कुल धारिता इंटू कुल विभव। प्रत्येक पहले संचक के आवेश बराबर पहले संचक की धारिता इंटू कुल विभव, दूसरे संचक की धारिता इंटू कुल विभव, तीसरे संचक की धारिता इंटू कुल विभव। C इंटू V बराबर, V कॉमन ले लिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V और V कट गया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा संचकों के समांतर क्रम समूहन हो गया। श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान घट जाता है, समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में विभव समान होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम एक नोट की चर्चा करने वाले हैं। अब हम एक नोट देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन से जुड़ा हुआ एक नोट पढ़ाने जा रहे हैं। है तो वास्तव में ये न्यूमेरिकल बेसिस थ्योरी कहिए इसको। एक न्यूमेरिकल है, लेकिन हम उसको थ्योरी के रूप में बताने जा रहे हैं। जैसा कि पहले भी कितनी बार कर चुके हैं हम कि न्यूमेरिकल को थ्योरी के रूप में बताया है, तो उसी तरह से न्यूमेरिकल को हम थ्योरी के रूप में बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, n समरूप संचकों को पहले समांतर क्रम समूहन में, पहले समांतर क्रम समूहन में पुनः श्रेणी क्रम समूहन में n समरूप संचकों को पहले समांतर क्रम समूहन में पुनः श्रेणी क्रम समूहन में
जोड़ दिया जाता है। पहले समांतर क्रम समूहन में पुनः श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ दिया जाता है। तो दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात ज्ञात करें। दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात ज्ञात करें। आप समझ गए होंगे, वास्तव में ये तो न्यूमेरिकल है, लेकिन हम थ्योरी के रूप में आपको बताने जा रहे हैं। n समान संचक है, यानी सभी संचक समरूप है, समान है। n समरूप संचकों को पहले समांतर क्रम समूहन में पुनः श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है, यानी पहले समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं फिर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो कह रहा है कि दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं। माना समांतर क्रम समूहन में, माना समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता बराबर Cp, P से पैरेलल हो गया। समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता बराबर Cp, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 nवां पद, n गो है। तो Cp बराबर C1 का मान C, C2 का मान C, C3 का मान C डॉट डॉट nवां पद तक, क्योंकि सब संचक समान है। तो Cp बराबर 2 को जोड़ेंगे 2C, 3 को जोड़ेंगे 3C, n को जोड़ेंगे nC। तो Cp बराबर nC हो गया। समीकरण नंबर 1। समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान आ गया nC। समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान आ गया nC। यह हमारा समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान है। समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान हो गया n इंटू C। पुनः माना श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता, पुनः माना श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता बराबर CS। श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता बराबर CS। तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 nवां पद। तो 1/CS बराबर, सब बराबर है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट डॉट nवां पद। 2 को जोड़ेंगे 2/C हो जाएगा, 3 को जोड़ेंगे 3/C हो जाएगा, 4 को जोड़ेंगे 4/C होगा, n को जोड़ेंगे n/C हो जाएगा। 4 को जोड़ेंगे 4/C, 5 जोड़ेंगे 5/C, n को जोड़ेंगे n/C। तो 1/CS बराबर n/C, CS बराबर C/n, पलट जाएगा CS बराबर C/n। यह हमारा हो गया समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता, और यह हो गया श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता। समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान n गुना C यानी बढ़ गया है, और श्रेणी क्रम समूहन में C/n यानी घट गया है। जैसा कि हम आपको बताते हैं पहले भी कि श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान घट जाता है, n से भाग लग गया, और श्रेणी क्रम समांतर क्रम में n से गुना हो गया यानी बढ़ जाता है। समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है, और श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान घट जाता है। यही हमारा टर्म है। अब हम बात करेंगे, कह रहा है कि दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात ज्ञात करें। दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से Cp/CS, तो nC/C/n, Cp/CS दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात। C से C कट गया, n चला जाएगा ऊपर, तो Cp/CS बराबर n²। Cp/CS बराबर n²। यही हमारा दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का मान हो गया, अनुपात हो गया। समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता इतना, श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता इतना, और दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात कर दिए तो Cp/CS बराबर n²। दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात Cp/CS बराबर n²। ये आपका एक टर्म हुआ। अब हम इस पर एक ऑब्जेक्टिव माने क्वेश्चन के रूप में दे करके
बना रहे हैं, समझा दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो तो आप बेझिझक सवाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम एक ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल दिखाने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल समझाने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, समझ रहे होंगे कि हमने बताया कि n समान संचकों को पहले समांतर क्रम में पुनः श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पहले समांतर तब श्रेणी, पहले समानांतर तब श्रेणी। तो दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात Cp/Cs बराबर n², हमारा ये टर्म हो गया। लेकिन अब एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, हम न्यूमेरिकल के रूप में बताने जा रहे हैं। मान लीजिए 5 समान संचकों को, 5 समान संचकों की प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैराड है। n का मान कितना दे दिया? 5। प्रत्येक की धारिता कितना दे दिया? 4 माइक्रोफैराड। ध्यान दीजिएगा, 5 संचक है और प्रत्येक की धारिता है 4 माइक्रोफैराड। पहले समानांतर क्रम में पुनः श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, पहले समानांतर क्रम में पुनः श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। तो दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात कितना होगा? दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात कितना होगा, यही हमारा टर्म है कि दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात कितना होगा। तो बहादुर Cp/Cs बराबर हम बात करें तो दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात Cp/Cs बराबर n² होता है। तो Cp/Cs बराबर हो जाएगा n का मान 5, तो 5 5 25, 25 हो जाएगा इसका आंसर। 4 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, 4 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट Cp/Cs बराबर n², n जितना भी होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आसान हो गया। Cp/Cs बराबर n², यानी कह सकते हैं कि समतुल्य धारिता का मान संचक की धारिता के मान से स्वतंत्र होता है। समतुल्य धारिता के अनुपात जो है वो प्रत्येक संचक की धारिता के मान से स्वतंत्र होता है। समतुल्य धारिता का अनुपात जो है प्रत्येक संचक की धारिता के मान से स्वतंत्र होता है। समतुल्य धारिता का अनुपात प्रत्येक संचक की धारिता के मान पर निर्भर नहीं करता है। ये आपका संचकों के समूहन समाप्त हुआ। संचकों के समूहन को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। अब यहाँ पर एक छोटा सा 2 नंबर का प्रश्न है कि संचक के ऊर्जा घनत्व का समीकरण प्राप्त करें। प्रश्न है संचक के ऊर्जा घनत्व का समीकरण प्राप्त करें। एग्जाम में 3-4 बार इस सब्जेक्टिव पूछा है, आप लोग ध्यान समझिएगा। संचक के ऊर्जा घनत्व का समीकरण प्राप्त करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है संचक के ऊर्जा घनत्व का समीकरण प्राप्त करें। समीकरण प्राप्त करें। संचक के ऊर्जा घनत्व का समीकरण प्राप्त करें। एग्जाम में ये 2-3 बार कम से कम पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संचक के ऊर्जा घनत्व का समीकरण प्राप्त करें। चलिए देखते हैं। माना संचक की ऊर्जा बराबर E, तो E बराबर 1/2 CV²। E बराबर 1/2 CV²। तो E बराबर 1/2 C के जगह पर हम लिख सकते हैं ε0 × A/d संचक की धारिता, और विभव के जगह पर लिख सकते हैं तीव्रता गुना दूरी। तीव्रता गुना दूरी, ये ऊर्जा को U से लिख दीजिए। U तीव्रता गुना दूरी का होल स्क्वायर। फिर से एक बार, माना संचक की ऊर्जा बराबर U बराबर 1/2 CV²। तो 1/2 C के जगह पर ε0 × A/d सूत्र हो गया। कल हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं ε0 × A/d वायु प्लेट संचक के बारे में। और भी विभव बराबर तीव्रता गुना में दूरी। तीव्रता गुना में दूरी V बराबर E × R। E बराबर V/r हम पढ़ा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो तीव्रता गुना में दूरी, इसको सॉल्व कीजिए। U बराबर 1/2 ε0 × A/d गुना में E² × d²। एगो d कटा देंगे तो हो जाएगा U बराबर 1/2 ε0 × A × E² × d।
ये आपका एक संचक की ऊर्जा का एक नया सूत्र हुआ। संचक की ऊर्जा तो एक सूत्र ये भी है, भी एक सूत्र यहाँ भी मिला। संचक के ऊर्जा का एक सूत्र आपको यहाँ भी मिला और एक सूत्र यहाँ भी है। ये बहुत बेहतरीन रिलेशन है। ऊर्जा का सूत्र निकला, हमें ऊर्जा घनत्व तो निकालना है। अभी हमें ऊर्जा का सूत्र केवल निकला। संचक की ऊर्जा पूछेगा तो यही छोड़ देंगे, संचक की ऊर्जा पूछेगा तो यही छोड़ देंगे। ऊर्जा घनत्व पूछ रहा है तो माना ऊर्जा घनत्व बराबर हो गया ऊर्जा बटा में आयतन। ऊर्जा घनत्व का हो गया ऊर्जा बटा में आयतन। तो ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू ई स्क्वायर इंटू डी। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू ई स्क्वायर इंटू डी। और आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुना में दूरी। क्षेत्रफल गुना में दूरी आयतन का सूत्र हो गया। क्षेत्रफल गुना में दूरी, क्षेत्रफल गुना में दूरी, सुनिएगा जरूर, क्षेत्रफल गुना में दूरी आयतन हो गया। तो ए से ए कटेगा और डी से डी कट जाएगा। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यही हमारा संचक के ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, विद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। समीकरण 1 संचक के विद्युत ऊर्जा घनत्व का समीकरण है, विद्युत ऊर्जा घनत्व का समीकरण है। बहुत बेहतरीन आपका रिलेशन हो गया। ये संचक की ऊर्जा का सूत्र है, यह भी संचक का ही ऊर्जा का सूत्र है और ये भी हमारा संचक की ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक रिलेशन है, बहुत महत्वपूर्ण आपका एक टॉपिक हम पढ़ा दिए। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में भी पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। 2 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव में दोनों जगह पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। तो आज के हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। ये हमारा चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, आज के इस क्लास में चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब हम इसमें न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस क्लास को इतना ही रुकने देते हैं। धन्यवाद।